एक बहुत बड़ा आरोप जो अन्य संगठन है, पिछड़ी जातियों के संगठन है, दलितों के संगठन है, वो आरोप लगाते हैं जो सवर्ण है ये शोषित मतलब जो है पिछड़ी जातियों का शोषण करते हुए आए, छुआछूत जो है भेदभाव करते थे। और आज भी वो चीज़ें बता के उनको बरगलाया जा रहा है समाज में। जो दलित समाज के लोग उनको बरगलाया जाता है कि मनुवाद और सवर्ण का सहारा लेके आपको दबाया गया, आपका शोषण किया गया। कैसे देखते हैं, क्या सवर्ण समाज ने अपनी पिछड़ी जातियों का शोषण किया, आप मानते हैं या नहीं किया, या उनके साथ कदम मिला के चले आगे बढ़े? देखिए, ये जो शोषण का आरोप लग रहा है, तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। 1947 के पहले अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों के पहले मुगलों का राज था, शकहुड़ियों का राज था, मौर्यों का राज था, यादवों का राज था, कई जात के लोगों का राज रहा है हमेशा। ठीक है, तो कारण क्या है कि अगर शोषण हुआ है तो इसका मतलब सभी जातियां शोषण में शामिल रही हैं। सवर्णों के ऊपर शोषण का आरोप नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात, मैं वर्तमान में भी हूं, मैं यहां पर आया, यहाँ पर कई लोग उपस्थित थे, लोगों ने मुझसे नमस्ते प्रणाम किया, हमने सबसे नमस्ते प्रणाम किया, हमने किसी का जात नहीं पूछा। हम बस से आए, हमने ना कंडक्टर की जात पूछी ना ड्राइवर की जात पूछी। रास्ते में हम और शिवम जी उतर करके चाय पिए, हमने ना होटल वाले की जात पूछी ना ढाबे वाले की जात पूछी। तो कारण क्या है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मेरे साथ दलित भी आकर के बैठ रहा है, मेरे साथ सौड़ भी आकर के बैठ रहा है। कारण क्या है, दो चीजें होती हैं। मैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूं, कोई व्यक्ति मांसाहारी, वो मांस खाता है, मुझे मांस नहीं पता, नहीं पसंद है, और वो अपेक्षा करे कि मैं उसके थाली में भोजन करूं तो नहीं करूंगा। और इसको अगर वो छुआछूत समझ रहा है तो उसकी वो गलत फहमी है। अधिकार भी आप मना करते हैं। कारण क्या है कि मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा। एक माँ का जूठन उसका बेटा नहीं खाता है, एक बाप का जूठन उसका बेटा नहीं खाता, भाई का जूठन भाई नहीं खाता है। तो क्या जरूरी हम तुम्हारी थाली में खाएंगे तभी छुआछूत खत्म होगा? भाई, तुम अगर मांस मछली खा रहे हो, मुझे नहीं पसंद, हम नहीं खाएंगे, तो इसको आप छुआछूत नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात, शोषण किसने किया और शोषण किसका हुआ मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता किसका शोषण हुआ। अंग्रेजों ने पट्टे से मारा तो उसका शोषण नहीं हुआ? अंग्रेजों से क्यों नहीं बदला ले रहे हो? क्या मुगलों ने जब मैला फेंकवाया इन देश के दलितों से तो क्या उन्होंने शोषण नहीं किया? लेकिन आज जय भीम के नारे दे रहे हो, तो शोषण तो सभी ने किया। शोषण जो मजबूत था उसने किया। आज अमीर दलित गरीब दलित का शोषण नहीं कर रहा है। जो दलित कहीं किसी बीच में आगे बढ़ रहा है, वो बहुत मजबूत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पहले अपने भाई पटीदार को ही डिस्टर्ब कर रहा है। वो दलित ही नहीं, सवर्ण की भी बात है। कोई भी ब्राह्मण नेता हो, क्षत्रिय नेता हो, दलित नेता हो, जब वो आगे बढ़ेगा तो पहले अपने अगल बगल वालों को डिस्टर्ब करेगा। तो हर एक बड़ा व्यक्ति छोटे लोगों का शोषण कहीं ना कहीं करता है, तो वो जातीय शोषण नहीं बता सकते हैं। कुछ चंद लोगों ने शोषण किया होगा, तो चंद लोगों के शोषण का आरोप पूरे समाज पर नहीं लगाया जा सकता। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के 302 का मुकदमा उसके पूरे जाति पर, उसके पूरे कुल पर, उसके पूरे घर पर नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार से किसी चंद लोगों के शोषण का आरोप पूरे समाज पर नहीं लगाया जा सकता। सर्वे जी, एक चीज हम और देख रहे हैं कि तमाम ऐसे संगठन हैं जो अपने समाज की बात करते हैं, अगर कहीं और अन्याय होता है किसी और समाज में तो उसकी आवाज नहीं उठाते हैं। हाल ही में हमने देखा कि आप लखीमपुर खीरी वाले मुद्दे पे आप आवाज़ उठाए थे, दलितों के लिए बोले कि अन्याय नहीं होना चाहिए, जबकि मुखर होकर आपने इस पे कहा कि जो अन्याय पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि आप सवर्ण आदमी के जो है चला रहे हैं और दलितों की बात कर रहे हैं। ये जो वजह है, जो लोग अक्सर करते नहीं है, अपनी बिरादर की देखते हैं, अपने सवर्ण आदमी जैसे दलित समाज का है, भीम आर्मी एक संगठन कर चलता है, वो सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं, एक प्रकार से समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आप दोनों को लेके चलने का काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे उन दलित भाइयों जो आपको सुन रहे हैं? देखिए, आप मुझे बराबर, मुझे लग रहा है वॉच तो करते ही होंगे, आप मेरे वीडियो, फोटो, पोस्ट, कमेंट सारी कुछ पढ़ते होंगे। आपने मुझे आज तक सवर्णों के हक अधिकार की बात करते हुए तो सुना होगा, लेकिन कभी किसी मंच से किसी दलित को, किसी ओबीसी को आपने गाली देते मुझे नहीं सुना होगा। आपने कभी किसी दलित पर अत्याचार करते हुए नहीं सुना होगा। मेरे गांव में 50% अपर कास्ट है और 50% लोअर कास्ट है। और लोअर कास्ट से अगर आप जाकर के पूछेंगे, किसी की व्यक्तिगत ईर्ष्या मुझसे ना हो, तो कोई ये नहीं कह सकता कि सर्वेश पांडे ने मुझे कभी रे और तू कह करके बात किया है। अगर हमारे गांव में कोई दलित महिला है और रिश्ते में दादी लगती है ना, तो मैं उनको दादी कहता हूं, कोई काकी लगती है तो मैं उनको काकी कहता हूं, कोई भौजी लगती है तो उनको भौजी कहता हूं, और कोई मेरी पतोह लगती है तो मैं पतोह कहता हूं, और कोई मुझे चाचा कहते हैं, कोई मुझे बाबा कहते हैं। किसी दलित के यहां कोई रिश्तेदार आता तो मैं उसे पहुना कहता हूं कि हमारे यहां पहुना आए हैं। कोई भेदभाव नहीं है। सवर्णों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसलिए मैं सवर्णों के हक अधिकार की बात कर रहा हूं। लेकिन सर्वेश पांडे जिंदाबाद का मतलब पुनीत ओझा मुर्दाबाद नहीं हुआ। मतलब सवर्णों के हक अधिकार की बात करना दलितों का विरोध नहीं हुआ। दूसरी बात, हम सर्वे भौंत सुखना सर्वे संत निरामया की बात करने वाले लोग हैं। लखीमपुर प्रकरण की आप बात कर रहे हैं। लखीमपुर प्रकरण पर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग
जब सीए कानून देश के प्रधानमंत्री जी लेकर के आए तो उस कानून का मतलब यही था कि पाकिस्तान के जो विस्थापित दलित हिंदू थे उनको भारत में स्थान दिया जाए, उसका यही मतलब था। तो उस कानून के समर्थन में अपर कास्ट के लोग, पंडित जी, ठाकुर साहब, बनिया भूमियार के लोग दौड़ दौड़ करके आंदोलन कर रहे थे कि हाँ हमारे दलित भाई वहां से आए, क्योंकि 12-12 साल की लड़कियों से निकाह पढ़वाया जा रहा है, उनका रेप किया जा रहा है, जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है। हमें भी कष्ट है, हमें भी कष्ट है, क्योंकि दलित समाज भी हमारा ही अंग है, ठीक है। तो हम चाह रहे थे कि वो यहां पर स्थापित हो, लेकिन तथाकथित अपने आप को दलितों का नेता कहने वाला चंद्रशेखर रावण उस सीए के विरोध में जाकर के जामा मस्जिद पर आंदोलन कर रहा है। कैसे वो दलित थे तैसी हो गया। दूसरी बात, बंगाल में दलित मारा गया, नहीं खड़ा हुआ रावण। लखीमपुर में दलित लड़की मारी गई, नहीं खड़ा हुआ रावण। राजस्थान में काफी हत्याएं दलितों की हो रही लगा। राजस्थान में मारे जा रहे हैं, नहीं खड़े हो रहे हैं। कारण क्या है? मैं रावण से भी कहना चाहता हूं, सबसे कहना चाहता हूं, जो भी दलित नेता हैं सवर्णों पर आरोप लगाते हैं, अत्याचार लगाते हैं, कुछ हैं जो सुबह शाम पानी पीकर के सवर्णों को गाली देते हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने समाज के वास्तविक शुभचिंतक हैं तो आप अपने समाज के हक और अधिकार के लिए काम करिए, अपने समाज के गरीबों के लिए काम करिए, अपने समाज की गरीब बहन बेटियों की शादी करवाने के लिए काम करिए, अपने समाज के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए काम करिए, ना कि ब्राह्मणों ठाकुरों को गाली देने के लिए काम करिए, ठीक है। इससे द्वेष फैलेगा, इससे जहर फैलेगा, ठीक है। हक की बात करिए, सभी करते हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे समाज को टारगेट करना बंद कर दिए। अच्छा, बंगाल में तमाम हमले होते हैं दलितों पे, राजस्थान में होते हैं। हम पाकिस्तान से जो दलित हिंदू हैं वो आए थे, उनसे हमने बात की थी, उन्होंने बताया कि नल पे पानी नहीं पिया जाता था, मतलब भेदभाव किया जाता था। उसकी आवाज़ कहीं यूनाइटेड नेशन तक नहीं जाती, वहाँ कोई उठाने की बात भी नहीं करता। आपके ऊपर लोग ये आरोप भी लगाते होंगे कि आप सवर्ण आर्मी, जहाँ हिंदुत्व की बात हो रही वहाँ आप सवर्णों की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो है संगठन को लेके विस्तार कर रहे हैं और लोगों को एक जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोग क्या सोचेंगे कि संगठन को लेके आप ऐसे जो कार्य कर रहे हैं ये कैसे आगे बढ़ाएंगे इसको? जैसे आप कह रहे हैं कि लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कई लोग ये सोचते होंगे हो सकता है भविष्य में आप राजनीति में चले जाएं, इसलिए आपने सवर्ण आर्मी बनाया। तो आप क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि आरोप तो कई लोग लगाते होंगे कि आप सवर्ण आर्मी बनाए हैं, आप हिंदुओं की एक की बात नहीं कर रहे हैं, आप बस सवर्णों की बात कर रहे हैं। आपने उससे बता दिया कि हम सभी की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा लोगों की एक होती है। लोग सोचते हैं कि हो सकता है कोई महत्वाकांक्षा लेके ये आगे बढ़ रहे हो, सोच रहे हो कि कल किसी पार्टी में चले जाएंगे, किसी पार्टी में चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? अभी 2022 का चुनाव था, काफ़ी प्रपोजल आए मेरे पास, मैं नहीं गया कहीं पर। 19 के भी चुनाव में सांसद सावित्रीबाई फुले की सांसदी हमने खत्म करवाई थी, आप सभी लोग जानते हैं, हम कहीं नहीं गए। मेरा मुख्य उद्देश्य है अपने समाज का हित, अपने समाज का विकास, अपने समाज को न्याय दिलवाना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। और मैं अपने समाज के मुद्दों से कभी समझौता नहीं कर सकता। उसका एक कारण है, किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ से समाज का हित बहुत बड़ा होता है। मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में 41 करोड़ सवर्णों को धोखा नहीं दे सकता हूं। इसलिए नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैं आज सर्वेश पांडे हूं, मैं कल नहीं रहूंगा। कल मैं नहीं था तब भी मेरा समाज था, आज मैं हूं तब भी मेरा समाज है, और कल मैं नहीं रहूंगा तब भी मेरा समाज रहेगा। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में कभी अपने समाज को बेचने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे जैसे तमाम सर्वेश आते रहेंगे, जाते रहेंगे, फिर भी मेरा समाज रहेगा। मेरे समाज का हित जिस चीजों में निहित होगा सिर्फ वही काम होगा। कभी अपने मुद्दे से भटक करके कोई काम नहीं होगा, ना किसी से हाथ मिलाने का काम होगा। अगर मान लीजिए कभी कारणवश सदन में जाने की बात हुई, कभी कारणवश लोकसभा में जाने की बात हुई, या अपने समाज के कुछ लोगों को भेजने की बात हुई, क्योंकि सड़क पर तो आंदोलन कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है, आवश्यकता पड़ी कि कोई सदन में जाकर सदन में भी आवाज उठाए, तो वो अपने मुद्दे पर जाएगा, अपने संगठन से जाएगा, ना कि किसी पार्टी से हाथ मिला करके जाएगा। अच्छा, आने वाले समय भविष्य में क्या योजनाएं हैं सवर्णों के हक के लिए? बहुत से सवर्ण ऐसे हैं जो गरीबी में झेल रहे हैं, घर भी नहीं है, कच्चे मकान है उनके, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। एक हमने समाज में ये भी देखा है कि अगर मैं ब्राह्मणों की बात करूँ तो ब्राह्मणों में ये देखा जाता है कि एक समाज ऐसा होता है जो कुछ कमी होती है तो कहीं उधार मांग लेते हैं, कहीं कुछ कर लेता है। ब्राह्मण समाजों में या सवर्ण समाज में कुछ परिवार ऐसे भी हमने देखे हैं जो कुछ कम खा लेंगे लेकिन किसी से मांगने नहीं जाते, अपनी बात कह नहीं पाते। उनको क्या कहना चाहिए? उनके बच्चे जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? संगठन से जुड़ें, प्रभाव पड़ेगा इससे, अपनी हक की लड़ाई लड़ें।
देखिए, मैं अपने समाज के युवाओं से, समाज की बहन बेटियों से, समाज के बड़े बुजुर्गों से, बुद्धिजीवियों से आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब जो आप अभी बताए कि समाज में समस्याएं आती हैं लेकिन वो संकोच बस किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं, बड़ी बेरोजगारी है, बड़ी गरीबी है, इन सब चीज़ों पर मैं कहना चाहता हूं। देखिए, समाज का नेता वो नहीं है जो समाज को आंदोलन में धकेले। समाज का नेता वो है जो समाज को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत करे। तो मैं अपने समाज के बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि आप झिझक छोड़िए, शर्म छोड़िए। मैं संगठन में सिर्फ आपका सहयोग इतना चाहता हूं कि जिससे संगठन मजबूत हो, आपके पास एक ऐसा संगठन रहे कि आपकी आवश्यकता पड़े तो आपके साथ खड़ा हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 24 घंटे संगठन में काम करें, लेकिन अपने 24 घंटे का 1 घंटा समय, 2 घंटा समय आप संगठन को दें, क्योंकि हम आपके लिए चिंतन कर रहे हैं, आपके लिए मनन कर रहे हैं, आपके हक अधिकार और सुरक्षा के लिए हर जगह खड़े होने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे समाज के युवा सिर्फ डिग्रियों की पढ़ाई करते हैं, जैसे बीए, एमए, बीएड, एमएससी, बीएससी। मैं चाहता हूं कि मेरे समाज के युवा स्किल, नई नई स्किल सीखें। वो अगर वो 25-26 साल तक नौकरियां नहीं पा रहे हैं तो वो व्यापार की तरफ रुख करें। वो चाहे पान की ढाबली खोलें, चाहे समोसे का ठेला लगाएं, वो चाहे मोबाइल शॉप खोलें, वो चाहे एसी सर्विस करना सीखें, वो फ्रिज कूलर बनाना सीखें, वो इलेक्ट्रॉनिक काम सीखें। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई खाली ना बैठे, और चाहे वो सब्जी बेचें, लेकिन इसमें शर्म भी ना करें कि वो उनकी कोई बदनामी हो जाएगी। देखिए, आज आर्थिक युग है, पैसे का बहुत बड़ा महत्व है। आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप चोरी नहीं करने जा रहे हैं, आप बेईमानी नहीं करने जा रहे हैं, आप लूटने नहीं जा रहे हैं, आप किसी से मांगने नहीं जा रहे हैं, आप कमाने जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि छोटे छोटे बिजनेस और जितने भी चीजें चल रही हैं, सब पर अपने अधिकार, सब तरफ रुख करिए, हर एक चीज में आप प्रवेश करिए, उन सभी कामों को करिए और आप मजबूत बनिए। यही मेरा आपके लिए मैसेज है। कहीं भी आपको मेरे सलाह की आवश्यकता पड़े, कहीं मेरे आपके सहयोग की आवश्यकता पड़े, तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरा सलाह दूंगा और सहयोग करूंगा। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा। ये पूरे भारत में आप घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, घर परिवार छोड़ के आप यात्रा कर रहे हैं, माता जी भी आपका इंतजार करती होंगी कि बेटा आएगा, डेली मुलाकात भी नहीं हो पाती हुई, जिस तरह आप यात्रा कर रहे हैं। तो आपको मैंने दूसरों के लिए मदद करने के लिए आह्वान करते हुए देखा है, अपने संगठन के लिए हमने कभी नहीं देखा कि आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए। तो संगठन को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से मजबूती भी जरूरी है। तो कैसे सहयोग हो पा रहा है, कैसे कर रहे हैं? इतना आप यहाँ वहाँ जा रहे हैं, पूरे भारत में दौरे कर रहे हैं, कैसे संभव हो पा रहा है ये? जैसे कारण क्या है, आपने अभी जो बताया कि समाज हमारा संकोची है, तो वैसे उसी समाज से हम भी हैं। संकोच हम भी करते हैं। दूसरी बात, थोड़ा अत्यधिक स्वाभिमानी लोग हैं हम लोग, क्योंकि लड़ाई हमेशा स्वाभिमान की रही है। समाज की तो लड़ाई लड़ रहे हैं और हर जगह जाकर के लड़ रहे हैं। ऐसी लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं कि जहाँ 3-3 बच्चों की नृशंस हत्या कर दी जाती, आंखें निकाल ली जाती हैं। ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं कि जहां बहन बेटियों का रेप करके उन्हें मार दिया जाता है। तो हम अगर उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो इसका मतलब आवाज किसके खिलाफ उठा रहे हैं? उस नृशंस व्यक्ति के खिलाफ जिसने बच्चों को मारने में रहम नहीं किया है। तो इसका मतलब दुश्मनी तो हमारी भी बढ़ रही है, खतरे तो हम पर भी बढ़ रहे हैं। लेकिन हम हर जगह जा रहे हैं, लेकिन हम सहयोग किसी से नहीं कह पा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं मेरे संपर्क में, मेरे समाज के लोग हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, जो थोड़ा बहुत सहयोग कभी कभी करते हैं मुझे। हमारे पास खेती भी है, मैं उस खेती से भी करके मतलब चलता हूँ। वर्तमान में मेरे पर्सनल अकाउंट में 480 रुपया है। हम आज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लोगों को पता होगा कि इनके पास बहुत पैसा होगा, वो लोग इस दृष्टि से देखते होंगे, लेकिन मेरे पर्सनल अकाउंट में 480 रुपया है। सीएम जी हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनके में शायद -32 रुपया है, -32 रुपया है इनके अकाउंट में। समझेगा मेरी बात को? लेकिन हम खुल करके कई बार लोगों ने कहा भी, कमजोर नहीं पड़ जाते। आर्थिक रूप से सहयोग बहुत जरूरी होता है। पूरे भारत में यात्राएं करने जोड़ने के लिए भी हम कह रहे हैं, कुछ नहीं भी चाहिए, आने जाने के लिए तमाम खर्चे हैं, लेकिन आप किसी से आह्वान नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए उसके पीछे कारण क्या, कई बार लोगों ने कहा कि सर्वेश जी आप अपना अकाउंट नंबर डालिए, हम आपका सहयोग करेंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत दिन तक गाड़ी नहीं थी, मैं बस से ही चलता था। आज भी गाड़ी है, तो गाड़ी भी थोड़ा खराब हो गई है और इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि मतलब अभी गाड़ी थोड़ा बनवाया जाए, क्योंकि भी बहुत सारे खर्चे, हम लोग कार्यालय भी बनवा रहे हैं, कार्यालय पैसे के अभाव में नहीं बन पाया है। और अभी ये चौबे जी ने कहा कि यहाँ पर एक कार्यालय की व्यवस्था करो, इनका शायद आवास है, वहीं पर इन्होंने कहा है। तो हम समस्याओं से तो जूझ रहे हैं, लेकिन जब लोगों ने कहा कि हाँ आप अपना अकाउंट डालिए, तो हम अपने अकाउंट नहीं डाले। जबकि विष्णु तिवारी जब जेल से छूट करके आए, हमने विष्णु तिवारी का अकाउंट डाला, और जब विष्णु तिवारी का अकाउंट डाला तो 7-8 लाख रुपए विष्णु तिवारी को मिले। क्योंकि हम इसलिए डाला क्योंकि गरीब थे, 20 साल फर्जी सजा काट करके आए, उनकी मदद हो जाए। ऐसे पखरपुर में एक ब्राह्मण का घर गिर गया था, हमने उसका अकाउंट डाला, उसे 3-4 लाख रुपए इकट्ठा कर उसका हमने घर बनवाया था। मेरा प्रश्न यही था, क्योंकि तमाम ऐसे संगठन है जो अपना डिटेल डाल देते हैं और पैसे लेते हैं। मैं बता रहा हूँ उसमें 2-3 चीजें। कारण क्या है कि
हमारा कोई राजनीतिक बैकअप नहीं है। कोई भी राजनीतिक बॉस हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, हमारा कोई बहुत बड़ा संरक्षक नहीं है। इसलिए संरक्षक नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं 100 करोड़ की बात करता हूं। लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं 100 करोड़ की बात कर लूंगा तो मेरा वोट बैंक कट जाएगा, तो भाई उनको डर लगता है लगे। लेकिन मेरा समाज अगर शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, तो मैं अपने समाज को पीड़ा में कैसे छोड़ सकता हूं। तो कोई साथ नहीं खड़ा होगा तब भी मैं खड़ा होऊंगा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि अरे सर्वेश जी आप 15% के लिए लड़ रहे हो। मैंने कहा कि भाई मेरा समाज 15% तो बहुत बड़ी बात हो, कई करोड़ों की आबादी हो गई। अगर 15 लोग होते तब भी मैं उनके लिए लड़ता, तब भी मैं उनके लिए लड़ता। न्याय यही है, सत्य यही है, धर्म यही है। अकेला व्यक्ति अगर पीड़ित है तो हमें उसके लिए खड़ा होना चाहिए। तो समझिएगा मेरी बात को। तो लोग डालते हैं, उन पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे बस यही थोड़ा, हम इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि मान लीजिए अभी अकाउंट हम डाल भी दें तो हो सकता है सहयोग लोग ना करें बहुत ज्यादा, लेकिन लोग उस पर व्यंग्य करेंगे, लोग उस पर मजाक बनाएंगे। मैं इतना समाज के लिए ईमानदारी से संघर्ष कर रहा हूं तो हमारी ईमानदारी पर लोग सवाल उठाएंगे। लोग कहेंगे कि अरे ये तो पैसा खा लिए, जबकि हम किन परिस्थितियों से गुजरे हैं हम ही जान रहे हैं। अरे वही चुनाव में बहुत लोग आरोप लगाए कि इनको अखिलेश यादव से पैसा मिल गया, कोई कह रहा था भाजपा से पैसा मिल गया। मतलब जो कह रहे हैं हमें मिला, हमें पता ही नहीं कि हमें पैसा मिल गया है। दूसरे बता रहे हैं पैसा मिल गया है। तो जब मैं कुछ नहीं करता हूं, लोग फर्जी आरोप लगा दे रहे हैं। तो अभी हम अगर अकाउंट भी डाल देना तो कारण क्या है कि डाल देंगे, मतलब आरोप लगा देंगे कि ये तो बेईमानी कर रहे हैं, तो पैसा खा लिए होंगे, ऐसा वैसा। दूसरी बात, जिस समाज के लिए मैं लड़ रहा हूं, आज समाज के लोग क्या सोच रहे हैं? जो एसी में घूम रहे हैं, जो प्लेन से घूम रहे हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेस है, ये क्या सोच रहे हैं? अगर टाइटल के आधार पर हत्याएं हो रही हैं तो आज ठेले वाले की हो रही है, कल एसी वाले की भी होगी। हम आज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लोगों को पता होगा कि इनके पास बहुत पैसा होगा, वो लोग इस दृष्टि से देखते होंगे। लेकिन मेरे पर्सनल अकाउंट में 480 रुपया है। सीएम जी हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनके में शायद -32 रुपया है, -32 रुपया है इनके अकाउंट में। समझेगा मेरी बात को। लेकिन हम खुल करके कई बार लोगों ने कहा भी, कमजोर नहीं पड़ जाते। आर्थिक रूप से सहयोग बहुत जरूरी होता है। पूरे भारत में यात्राएं करने, जोड़ने के लिए भी हम कह रहे कुछ नहीं भी चाहिए, आने जाने के लिए तमाम खर्चे हैं, लेकिन आप किसी से आह्वान नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए उसके पीछे कारण क्या। कई बार लोगों ने कहा कि सर्वेश जी आप अपना अकाउंट नंबर डालिए, हम आपका सहयोग करेंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत दिन तक गाड़ी नहीं थी, मैं बस से ही चलता था। आज भी गाड़ी है तो गाड़ी भी थोड़ा खराब हो गई है, और इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि मतलब अभी गाड़ी थोड़ा बनवाया जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे खर्चे हम लोग कार्यालय भी बनवा रहे हैं। कार्यालय पैसे के अभाव में नहीं बन पाया है। और अभी ये चौबे जी ने कहा कि यहाँ पर एक कार्यालय की व्यवस्था करो, इनका शायद आवास है वहीं पर, इन्होंने कहा है। तो हम समस्याओं से तो जूझ रहे हैं, लेकिन अभी गाड़ी, लेकिन जब लोगों ने कहा कि हाँ आप अपना अकाउंट डालिए, तो हम अपने अकाउंट नहीं डाले। जबकि विष्णु तिवारी जब जेल से छूट करके आए, हमने विष्णु तिवारी का अकाउंट डाला, और जब विष्णु तिवारी का अकाउंट डाला तो 7-8 लाख रुपए विष्णु तिवारी को मिले। क्योंकि हम इसलिए डाला क्योंकि गरीब थे, 20 साल फर्जी सजा काट करके आए, उनकी मदद हो जाए। ऐसे पखरपुर में एक ब्राह्मण का घर गिर गया था, हमने उसका अकाउंट डाला, उसे 3-4 लाख रुपया इकट्ठा करके उसका हमने घर बनवाया था। मेरा प्रश्न यही था, क्योंकि तमाम ऐसे संगठन है जो अपना डिटेल डाल देते हैं और पैसे लेते हैं। मैं बता रहा हूं उसमें 2-3 चीजें। कारण क्या है कि हमारा कोई राजनीतिक बैकअप नहीं है। कोई भी राजनीतिक बॉस हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, हमारा कोई बहुत बड़ा संरक्षक नहीं है। इसलिए संरक्षक नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं 100 करोड़ की बात करता हूं। लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं 100 करोड़ की बात कर लूंगा तो मेरा वोट बैंक कट जाएगा, तो भाई उनको डर लगता है लगे। लेकिन मेरा समाज अगर शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, तो मैं अपने समाज को पीड़ा में कैसे छोड़ सकता हूं। तो कोई साथ नहीं खड़ा होगा तब भी मैं खड़ा होऊंगा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि अरे सर्वेश जी आप 15% के लिए लड़ रहे हो। मैंने कहा कि भाई मेरा समाज 15% तो बहुत बड़ी बात हो, कई करोड़ों की आबादी हो गई। अगर 15 लोग होते तब भी मैं उनके लिए लड़ता, तब भी मैं उनके लिए लड़ता। न्याय यही है, सत्य यही है, धर्म यही है। अकेला व्यक्ति अगर पीड़ित है तो हमें उसके लिए खड़ा होना चाहिए। तो समझिएगा मेरी बात को। तो लोग डालते हैं, उन पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे बस यही थोड़ा, हम इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि मान लीजिए अभी अकाउंट हम डाल भी दें तो हो सकता है सहयोग लोग ना करें बहुत ज्यादा, लेकिन लोग उस पर व्यंग्य करेंगे, लोग उस पर मजाक बनाएंगे। मैं इतना समाज के लिए ईमानदारी से संघर्ष कर रहा हूं तो हमारी ईमानदारी पर लोग सवाल उठाएंगे। लोग कहेंगे कि अरे ये तो पैसा खा लिए, जबकि हम किन परिस्थितियों से गुजरे हैं हम ही जान रहे हैं। अरे वही चुनाव में बहुत लोग आरोप लगाए कि इनको अखिलेश यादव से पैसा मिल गया, कोई कह रहा था भाजपा से पैसा मिल गया। मतलब जो कह रहे हैं हमें मिला, हमें पता ही नहीं कि हमें पैसा मिल गया है। दूसरे बता रहे हैं पैसा मिल गया है। तो जब मैं कुछ नहीं करता हूं, लोग फर्जी आरोप लगा दे रहे हैं। तो अभी हम अगर अकाउंट भी डाल देना तो कारण क्या है कि डाल देंगे, मतलब आरोप लगा देंगे कि ये तो बेईमानी कर रहे हैं, तो पैसा खा लिए होंगे, ऐसा वैसा। दूसरी बात, जिस समाज के लिए मैं लड़ रहा हूं, आज समाज के लोग क्या सोच रहे हैं? जो एसी में घूम रहे हैं, जो प्लेन से घूम रहे हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेस है, ये क्या सोच रहे हैं? अगर टाइटल के आधार पर हत्याएं हो रही हैं तो आज ठेले वाले की हो रही है, कल एसी वाले की भी होगी। कश्मीर में कश्मीरी पंडित थे, उनके पास संपत्ति थी, धन जायदाद था, सब कुछ था, लेकिन जब वहां से भगाए गए तो ना उनकी संपत्ति बची, ना उनकी बहन बेटियां बची। लेकिन उन्होंने वही यही सिस्टम यहां भी होगा।
अगर समाज के लोग नहीं जगेंगे। ऐसे बहुत लोग अपने समाज में जो अरबपति खरबपति हैं और उनके बच्चे करोड़ों फर्जी उड़ा देते हैं, लेकिन वो कभी नहीं सोचेंगे कि समाज के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ने वाले सर्वेश पांडे को कभी 1 रुपया भी दे दिया जाए। तो हम इसलिए भैया नहीं कहते क्योंकि हम जानते हैं लोग आरोप लगा देंगे, अभी जैसे लड़ाई चल रहा है। दूसरी बात, समाज के लोगों को खुद समझना चाहिए। जैसे हम लोग समाज की इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को, अपने करियर को, सबको दांव पर लगा रहे हैं, तो क्या समाज के लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? ना हमारे पिताजी हैं, ना हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी है, ना हमारा कोई साइड बिजनेस है, तो क्या समाज के लोगों को नहीं पता चल रहा है? तो क्या समाज के लोगों को इस पर चिंता नहीं करना चाहिए? उनको स्वयं नहीं करना चाहिए, अरे भाई तुम बेटा इतनी कम उम्र में इतना साहस कर रहे हो, इतने लोगों के खिलाफ बोल रहे हो, इस तरह के आवाज उठा रहे हो, मेरे लायक कोई बात हो तो बताओ। नेताओं की समस्या हो सकती, सामने आकर नहीं लड़ सकते हैं, तो क्या वो पीछे से बैकअप नहीं कर सकते हैं, पीछे से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? तो बहुत सारी समस्या है, मतलब सीने पर जो जख्म है वो फूल के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जहां जो जैसे चल रहा है। दूसरी बात, एक बात मैं और कह रहा हूं, ईश्वर ने एक अवसर दिया है सौरणों को, ईश्वर ने एक अवसर दिया है सौरणों को कि सर्वेश पांडे, ठाकुर शिवम सिंह, गोपाल पांडे, सूरज चौबे, जयंकर सिंह, ये लोग आए हैं समझे देवदूत बनकर के आपके हक और अधिकार के लिए लड़ने। आज तुम नहीं पहचान पाओगे तो कल जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और जब तुम्हारी हत्याएं होंगी, तुम्हारे ऊपर लोग अत्याचार करेंगे और तब तुम कहोगे कि भगवान हमारे ऊपर क्या अत्याचार, तब तुम ये कहने लायक नहीं रहो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें एक अवसर दे दिया है, भगवान ने किसी को तुम्हारे लिए लड़ने के लिए भेज दिया है। तो समाज को खुद समझना चाहिए कि जो अपने समाज के लिए लड़ रहा है उसके लिए हमें करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। आज नहीं तो कल करेंगे, अभी लोगों से बराबर मिला जाएगा। आपने जिक्र किया 480 रुपए हैं और माइनस में है, तो कभी चर्चा नहीं होती, कभी मनोबल टूटता नहीं कि आर्थिक रूप से सहयोग नहीं है और मन में बातें नहीं आती कि हम इतना सोच रहे हैं लोगों के लिए और लोग इस प्रकार से सहयोग भी नहीं कर पा रहे हैं, हम कह भी नहीं पा रहे हैं, तो मनोबल कैसे बनाए रखते हैं? क्या कारण मनोबल जो बना रहता है? उसमें 2-3 चीजें हैं। पिछली बार जब मेरे घर से 8 पुलिस वालों ने मुझे घर से उठाया, मेरे 4 लाख फैन फॉलोइंग के पेज को डिलीट करवाया, तो उसमें उठाने वाले सचिव बीएन सिंह ठाकुर थे, दरोगा नितिन उपाध्याय थे जो कि ब्राह्मण थे, यही लोग थे। सिपाही कोई यादव था, कुछ थे, तो उनका कोई मतलब नहीं था। उठाने वाले तो यही लोग मेन थे। तो जब हमको उठाए, रात में लेकर गए, मुझे धमकी दिए कि तुम्हारा घर गिरवा देंगे, तुम्हारे ऊपर SC/ST एक्ट लगवा देंगे, बलात्कार लगवा देंगे, सारे मामले। हम तो भौचक्के रह गए कि भैया हमने क्या अपराध कर दिया कि इतने मुकदमे 1 साल लग जाएंगे। रात में ही मेरे पेज को भी डिलीट करवा दिया गया। हम पूरा प्रयास किए, 4 लाख फैन फॉलोइंग का पेज कितने मेहनत से बना था, कितना हमने संघर्ष किया था, वो तो हम जानते हैं, लेकिन उनको कुल का कलंक ही माना जा सकता है। जिन लोगों ने मुझे घर से रात में उठाया था उनको कुल का कलंक माना जा सकता है। उनके समाज के लिए हम लड़ रहे हैं, किसी भी नेता के इशारे पर, किसी भी अधिकारी के इशारे पर आपने उठा लिया। 4 साल 5 साल के मेहनत के फैन फॉलोइंग वाले पेज को 4 मिनट में आपने डिलीट करवा दिया। आपको तनिक भी शर्म नहीं कि जो आपके बच्चों के लिए बिना खाना खाए, बिना पानी पिए लड़ रहा है, उसके साथ आप ऐसी ज्यादती कर रहे हैं। हमने भी सोचा कि बताओ मेरे समाज के लोग मेरे साथ ऐसा करें, मैं क्यों लड़ रहा हूं समाज के लिए। फिर मैंने सोचा कि ये 2 लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, मुझे मानते हैं, बेशक उनके पास पैसा ना हो, बेशक वो मुझे सहयोग ना कर पाए, लेकिन दिल से मेरे प्रति उनके अंदर बड़ा श्रद्धा है, बड़ा प्रेम है। तो अब इन 2 लोगों की गद्दारी की वजह से मैं पूरे समाज को कैसे छोड़ दूं? तो मनोबल बनाए रखने का यह कारण है। दूसरी बात, भगवान कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं मुझे। जैसे मान लो है तो वही उतनी व्यवस्था, लेकिन कहीं आना जाना होता है तो कहीं ना कहीं से 1000, 2000, 5000 की व्यवस्था जरूर हो जाती है, जिससे हम लोगों का कार्य चल जाता है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, मुझे बस इससे ज्यादा अपेक्षा भी नहीं है। बस मुझे खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और चलने के लिए गाड़ी की व्यवस्था हो जाए, बस इससे ज्यादा मुझे प्रॉपर्टी नहीं मैनेज करना, बस समाज की लड़ाई को लड़ना है निस्वार्थ भाव से, यही मेरा उद्देश्य है। से आपने जवाब दिया सर्वेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं शिवम सिंह जी, भी राष्ट्रीय महासचिव हैं और इस समय लखनऊ में ये लगातार अपने संगठन विस्तार के लिए आए हुए हैं। शिवम जी बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य है संगठन को लेकर आप लखनऊ आए हैं और भविष्य में क्या उद्देश्य है जो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? देखिए, संगठन के विस्तार को लेकर के हम लोग दौरा कर रहे हैं हर जगह, और भविष्य में भी यही उद्देश्य है कि समाज को संगठित करके एक मजबूत संगठन बनाया जाए, जिसके द्वारा एक अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जाए। चूँकि हम सवर्ण भी बहुत ही शोषित हैं इस समय, वर्तमान स्थिति जो सवर्णों की है वो बड़ी दबी कुचली है और सबसे निचले पायदान पर इस समय है, राजनीति में भी अगर देखा जाए तो भी, और किसी भी मामले में आर्थिक रूप से भी देखा जाए तो भी बहुत निचले पायदान पर। केवल दिखावा है कि हम इतने बड़े हैं, बाकी अंदर से जब आप देखेंगे तो कुछ नहीं है।
हृदय बड़ा नहीं है किसी, जी मतलब अंदर से वो लोग बड़े नहीं है, बाहर हाँ हाँ, मतलब हम वही कहना चाह रहे हैं, मतलब जैसे है कि सवर्ण बहुत अमीर हैं, सवर्ण बहुत अमीर हैं, ये बनी हुई हैं लोगों के मन में भावनाएं, ये सरकारी लोग भी ये मानते हैं कि सवर्ण बहुत अमीर हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी बताया सर्वेश जी ने कि उनके अकाउंट में 480 पड़े हुए हैं, हमारे अकाउंट में माइनस में है। हाँ माइनस में है। तो वही चीजें हैं कि कहाँ हम अमीर हैं। हम संगठन से इतर बात करना चाहेंगे। अब हालांकि सर्वे जी ने सारे बिंदु पे प्रकाश डाला, लेकिन आपकी जो बॉन्डिंग है इस पर चर्चा बहुत कम होती है। आप दोनों लोग जहाँ जाते हैं साथ जाते हैं, तो कैसे मन में आया कि सर्वे जी का सहयोग किया जाए, मिल के आगे बढ़ाते हैं? क्या विचार आपके मन में उत्पन्न हुआ? भाई आपका भी परिवार होगा, आपके अंदर जिम्मेदारी, क्योंकि परिवार को छोड़ के पूरे भारत को अपना परिवार मांगना, पूरे सवर्णों को अपना परिवार मांगना, ये भाव कैसे आया? जैसे शिवम जी किसान पीजी कॉलेज, शिवम जी जो है बीएचयू के स्टूडेंट रहे हैं, और आप भी समझ सकते हैं कि बीएचयू में पढ़ने वाला लड़का कितना योग्य होता है, तब जाकर के बीएचयू में उसकी एंट्री होती है। उसके बाद शिवम जी छात्र नेता थे किसान पीजी कॉलेज में, और इनका बढ़िया व्यवस्था था। इनका ऐसा भी सिस्टम था कि यहीं लखनऊ में पढ़ाते थे, 1.5 लाख रुपए इनको 3 महीने का मिलता था। यही तो था आपका, इनका इस तरीके से व्यवस्थाएं थी। लेकिन हम वहीं समाज के लिए काम कर रहे थे, तो हमारी इनकी मुलाकात किसान पीजी कॉलेज में हुई, और वहाँ से हम लोगों की मुलाकात हुई। तो जब हम लोगों की मुलाकात हुई तो धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ती गई, मित्रता बढ़ती गई, और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान पाए। एक दूसरे के साथ हम लोग जुड़ गए। हम लोग जगह जगह पर जाकर के कार्यक्रम किए, आंदोलन किए। शिवम जी, हम दोनों लोग बहुत ही निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं। जब हम लोग काम